नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 के अध्याय संख्या 6 के बारे में पढ़ रहे थे अपने, जिसमें क्या है केंद्र सरकार के बारे में अपने हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है, इसके राज्यसभा, लोकसभा तथा संसद की विधायी शक्तियाँ या फिर उसके अन्य प्रकार की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। तो हमने जाना था कि संसद के पास प्रशासनिक शक्तियाँ किस प्रकार की हैं, जिसके अंतर्गत हमें पता चलता है कि संसद जो है वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अनुसार कार्य करती है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वह है निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। तो देखिए अनुच्छेद संख्या 54 के अनुसार क्या है, अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को निर्वाचक शक्तियां प्रदान की गई हैं। शक्तियां प्राप्त हैं। वो निर्वाचक शक्तियां किस प्रकार की हैं वो देखिए कि निर्वाचक शक्तियों के अंतर्गत क्या है, दो प्रकार से निर्वाचन कर सकती हैं। पहला प्रकार जो है निर्वाचन का वह रहता है राष्ट्रपति के लिए, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि निर्वाचित सदस्य जो हैं दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लोकसभा तथा राज्यसभा के अंतर्गत जो निर्वाचित किए गए सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग होते हैं। सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग होते हैं। देखो जैसा कि मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव क्या है, संक्रमणीय विधि के द्वारा किया जाता है। तो उस विधि के अंतर्गत क्या रहता है कि जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव के लिए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों के सदस्यों की क्या है वोटिंग की जाती है, यानी उस निर्वाचक मंडल के वो क्या होते हैं, अंग होते हैं। ठीक है, तो पहला भाग तो यह रहा कि निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ जो है संसद के पास, उसमें एक प्रकार का निर्वाचन जो किया जाता है वह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा के लिए। राष्ट्रपति के लिए दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वह उसका निर्वाचन करते हैं। दूसरा जो किया जाता है वह किया जाता है उपराष्ट्रपति के लिए, यानी दूसरी जो निर्वाचक शक्ति है वह अनुच्छेद 66 के अनुसार है। अनुच्छेद 66 के अनुसार, आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग जो दूसरी शक्ति है वह संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं।
कहने का सी यह है कि अनुच्छेद 54 और 66 के अनुसार जो भारतीय संसद है उसको दो प्रकार की निर्वाचन की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिनके द्वारा वह राष्ट्र के सबसे दो बड़े पदों के लिए दो व्यक्तियों का चुनाव करते हैं। एक राष्ट्रपति के चुनाव की पावर जो है वो संसद के पास है, और दूसरा उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो शक्ति है वह भी किसके पास मौजूद है, संसद के पास है। ठीक है, यानी भारत का प्रथम जो नागरिक होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए क्या है, चुनाव किया जाता है, वो अनुच्छेद 54 और 66 के अनुसार संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल गठित किया जाता है उसके अंग होते हैं कौन, सदनों के निर्वाचित सदस्य, और उपराष्ट्रपति वाले में जो सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं वही क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए। ठीक है, तो यह थी संसद की निर्वाचक शक्ति। इसके बाद जो अंतिम शक्ति बचती है इस बुक के अनुसार आपकी, वह है संसद की अन्य विविध शक्तियाँ जो संसद को प्राप्त हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। विविध शक्तियाँ, तो विविध शक्तियों के अंतर्गत देखो दो प्रकार की हैं, अतिरिक्त शक्तियाँ दो दी जाती हैं। पहला क भाग पढ़ते हैं, जिसके अनुसार क्या है, संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे हटा सकते हैं पद से। यानी संसद के पास ऐसी पावर है कि सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध, यानी राष्ट्रपति के चुनाव मंडल या निर्वाचक मंडल का अंग भी क्या होते हैं, संसद के सदस्य ही होते हैं, और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। एक प्रकार से क्या है, यह संसद की सबसे बड़ी ताकत रहती है कि भारत के सबसे बड़े पदासीन व्यक्ति का निर्वाचक मंडल जो होता है वह भी संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, और वहीं पर उसी व्यक्ति के खिलाफ अगर महाभियोग प्रस्ताव लाना है, कहने का मतलब उसको पद से हटाना है, तो महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा संसद के ही जो दोनों सदनों के सदस्य हैं वह महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं और उसे पद से हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रकार के ये दोनों सदन सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अक्षमता या दुराचरण के आधार पर पद से हटा सकते हैं। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय, यानी भारत का सबसे बड़ा जो न्यायालय है सर्वोच्च या उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अक्षमता, यानी इन दो स्थितियों में ही हटा सकते हैं, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से हटा सकते हैं। अगर सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अक्षम होता है, किसी भी कारण से अक्षम पाया जाता है, अक्षमता तथा उसके दुराचरण हेतु लोकसभा, या इसको ऐसे ही लिख देते हैं, संसद
हेतु संसद द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए, भारत की जो न्यायपालिका है वह पूर्णतः स्वतंत्र है संसद से, लेकिन सिर्फ इस मामले में अगर सर्वोच्च न्यायालय जो है या उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको हटाने की जो पावर है वह संसद के पास रहती है। किन दो स्थितियों में? पहली, अगर वह अक्षम है या उसके द्वारा कोई दुराचरण किया गया है, उस स्थिति में क्या किया जा सकता है? संसद के जो दोनों सदन हैं उनके सदस्य मिलकर उस सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। ठीक है। एक तो क्या है, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर, महाभियोग प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दो स्थितियों में अक्षमता होने पर या उसके दुराचरण के लिए संसद द्वारा इनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें क्या रहता है कि ये जो इस प्रकार के प्रस्ताव हैं, यानी प्रस्ताव लाकर इन दोनों को हटाया जा सकता है, ऐसे नहीं है अपनी मर्जी से सीधा कर सकते हैं। इस प्रकार के जो प्रस्ताव होते हैं, इन दोनों प्रकार के जो प्रस्ताव हैं, उन दोनों प्रकार के प्रस्ताव को पास करने के लिए प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। दोनों प्रकार के प्रस्ताव दोनों या प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत द्वारा पारित होने चाहिए, पारित होने चाहिए। तभी क्या है, उनको पद से हटाया जा सकता है। यानी कम से कम 2/3 2/3 बहुमत क्या है, इन दोनों प्रकार के प्रस्तावों के लिए चाहिए होता है प्रत्येक सदन में। इससे कम प्रकार या इससे कम अगर वोटिंग क्षमता मिलती है उनको, तो इन दोनों को नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन इन दोनों प्रकार के प्रस्तावों के लिए लाने की जो पावर है वह संसद के पास है। और किस स्थिति में? अगर दोनों सदनों में इस प्रकार के प्रस्तावों को 2/3 बहुमत मिलता है तो यह है। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। यानी इसके अंदर कई भाग में क्या है, तीसरे प्रकार की शक्ति भी है, जिसके द्वारा अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने, पद से हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा, यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा जो है वह प्रस्ताव पारित करेगी, द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित करने का मतलब स्वीकारा जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए। तभी तो शुरुआत में हमने पढ़ा था कि लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं राज्यसभा के मुकाबले। तो लोकसभा क्या है, अगर राज्यसभा द्वारा अनुमोदित या जो तैयार किया गया प्रस्ताव है उसको अनुमोदित कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यानी पहले राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करना होगा, जिसके क्या है पूरी वह बहुमत मिलता है, तो राज्यसभा उस प्रस्ताव को लोकसभा में पेश करेगी और वहाँ उसको स्वीकार किया जाने के बाद उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। यानी अन्य विविध शक्तियों में अगर पढ़ते हैं अपने, तो जो
विविध शक्तियां हैं उसमें 3 प्रकार के जो बड़े पदासीन व्यक्ति हैं उनको हटाने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास है, भारत में, और किसी के पास नहीं है। यानी भारत में अगर राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को और उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति रखता है तो वह इकलौता भाग क्या है, संसद है देश की। ठीक है, संसद के द्वारा इन तीनों व्यक्तियों को पदच्युत किया जा सकता है या पद से हटाया जा सकता है। उनके लिए अलग अलग स्थिति बताई गई है, महाभियोग प्रस्ताव या फिर इसके लिए भी प्रस्ताव लाना पड़ता है। दोनों ही प्रस्तावों में कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए थोड़ा प्रोसेस चेंज होता है, जिसमें क्या है, पहले राज्यसभा किसी प्रस्ताव को पारित करती है और उसके द्वारा लोकसभा अगर उसके बाद उस प्रस्ताव को मान लेती है, स्वीकार कर लेती है, तो उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। यानी तीनों ही व्यक्तियों को हटाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। इसके बाद अपने चलते हैं विविध शक्तियों के भाग ख पर। विविध शक्तियों के भाग ख के अंदर देखिए, हाँ, राष्ट्रपति अगर क्या है घोषित कर देता है संकटकालीन स्थिति भारत के अंदर, तो क्या होगा कि संकटकालीन घोषणा की प्रभाविकता के लिए घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन आवश्यक है। पहला, राष्ट्रपति, जैसा कि अपने क्या है राष्ट्रपति की पावर या शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि राष्ट्रपति के पास ऐसी कुछ पावर्स होती हैं। उन 3 स्थितियों में क्या है राष्ट्रपति भारत में क्या है संकटकालीन घोषणा क्या है लागू कर सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन यह घोषणा करने की ताकत किसके पास है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास पावर है ऐसी संकटकालीन घोषणा। लेकिन घोषणा कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन घोषणा की प्रभाविकता ऐसे नहीं है राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर सकता है, उसकी प्रभाविकता के लिए यानी वह वास्तव में लागू हो उसके लिए घोषणा किए जाने पर घोषणा के 1 माह घोषणा कर दी गई है और उसके 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या किया जाना चाहिए, दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। से क्या है राष्ट्रपति क्या है कि कुछ स्थितियों में ऐसा होता है कि संकटकालीन स्थिति घोषणा कर सकता है। उस स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लागू राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, सारा कार्यभार जो होता है वो राष्ट्रपति संभालता है संकटकालीन स्थिति में, यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। राज्य में भी किया जा सकता है और पूरे देश में भी किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन जब उसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती है तो उसके 1 माह के अंदर ठीक है 1 माह के अंदर क्या है संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी बैठकें होनी जरूरी हैं और उसमें क्या है उस प्रस्ताव का अनुमोदन होना जरूरी है, यानी उस घोषणा का अनुमोदन दोनों सदनों के द्वारा किया जाना जरूरी है। अनुमोदन का मतलब स्वीकार किया जाना जरूरी है, तभी क्या है उसको आगे क्रियान्वयन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।
ठीक है, यह रहता है पहला भाग। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है। ठीक है, यह पहला राष्ट्रपति शासन अगर देश में लागू होता है तो कितने समय तक लागू हो सकता है? एक बार में 6 माह। इससे ज़्यादा एक बार में राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी स्थिति बस 6 माह से ज़्यादा तक इसको क्या है बढ़ाया जाना है, तो इसके बाद भी अगर इसे बढ़ाने की क्या है आवश्यकता हो, या तो यह 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आवश्यकता होने पर वृद्धि भी कितने माह की जा सकती है? 6 माह की जा सकती है। ठीक है, यानी एक बार में लागू होगा 6 माह के लिए, 6 महीने तक जा सकता है बिना किसी रुकावट के। लेकिन दोबारा से अगर क्या है आवश्यकता होती है, उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति शासन और ज़्यादा समय तक लागू होना है किसी भी राज्य में या देश में। ठीक है, राज्य या पूरे देश में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होना है तो एक बार में 6 माह तक ही लागू हो सकता है, अन्यथा उसको क्या है आगे बढ़ाने के लिए वृद्धि करनी पड़ती है, तो 6 माह तक और उसको बढ़ाया जा सकता है, यानी टोटल 1 साल के लिए। लेकिन उसके लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति होनी चाहिए। ठीक है, यानी आवश्यकता पड़ने पर 6 माह और बढ़ाया जा सकता है। किसके आधार पर? बढ़ाने या फिर वृद्धि करने के लिए संसद के क्या है दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। कहने का आशय यह है कि पावर क्या है राष्ट्रपति के पास है डायरेक्टली। राष्ट्रपति क्या है स्थिति अगर ऐसी हो जाती है, संकटकालीन स्थिति हो जाती है, तो संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। लेकिन उस स्थिति को अनुमोदन मिलना जरूरी होता है कम से कम 1 महीने में। ठीक है, तो अनुमोदन प्राप्त होगा तो वह स्थिति लागू हो सकती है प्रभावशाली रूप से, या उसकी प्रभाविता लागू रहेगी। अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना है, ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू हो सकता है। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू किया जा सकता है। अगर उससे आगे इस राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो आवश्यकता अनुसार 6 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं, सिर्फ 6 माह के लिए। और उसे भी बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति होनी चाहिए, अन्यथा उसे भी नहीं बढ़ाया जाएगा। तो यह क्या है संसद की जो कार्य थे या शक्तियाँ थी, जिसमें क्या है विधायी शक्तियाँ थी, जिसके अंतर्गत वह कानून बना सकती है समवर्ती सूची और संघीय सूची के विषयों पर। इसके अलावा जो वित्तीय शक्तियाँ थी, जिसके अनुसार क्या था कि पूरे देश की जो आय या व्यय का लेखा जोखा है वो संसद के द्वारा किया जाता है, और उसका जो खर्च किया जाता है या उसका जो सारा कार्य विधि प्रयोग में लाई जाती है सारे पैसों की, उसकी स्वीकृति किसके द्वारा मिलती है? लोकसभा के द्वारा मिलती है, संसद के एक सदन के द्वारा। इसके अलावा प्रशासनिक शक्तियाँ थी, जिसके अंतर्गत क्या है कार्यपालिका जो होगी वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी, उसके लिए कार्य करेगी। और इसके अलावा निर्वाचन की शक्तियों में अनुच्छेद 54 और 66 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद का अहम भाग रहता है, या संविधान के संशोधन की जो शक्ति है वह भी क्या है भारतीय संसद के पास है। इसके अलावा जो अन्य विविध शक्तियाँ थी उसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। इसके अंतर्गत जो क्या है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की शक्ति जो है वो संसद के पास है।
और राष्ट्रपति शासन लागू करने या संकटकालीन घोषणा जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है उसको भी क्रियान्वयन रूप से आगे चलाने के लिए संसद की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से संसद क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है देश का, और उसके पास क्या है, बहुत सी शक्तियां हैं और उसके कार्य भी बहुत रहते हैं। तो संसद के कार्य और शक्तियों के बारे में हम पढ़ने पड़ा। अब उसके जो अलग अलग सदन हैं, चाहे राज्यसभा है चाहे लोकसभा है, ठीक है, इनके पास कैसी शक्तियाँ हैं या यह किस प्रकार से संचालित होती हैं, इनके पास क्या कार्य विधि रहती है। तो इसके लिए लोकसभा की शक्तियाँ अथवा अधिकार और कार्य। लोकसभा के अधिकार या शक्तियाँ या कार्य। देखिए संसद का क्या है, बहुत ही जरूरी और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित भाग है लोकसभा। तो इसके पास भी क्या है, संसद के समान ही बहुत सी शक्तियाँ होती हैं, जैसे विधायी शक्तियाँ। लोकसभा के पास भी संसद के समान क्या है, कुछ कानून शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने पढ़ा था कि यह शक्ति सिर्फ ही लोकसभा के पास है, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति किसके पास रहती है, संसद के पास, संसद के लोकसभा सदन के पास। इसके अलावा कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। यह भाग जिस प्रकार से हमने संसद की प्रशासनिक शक्तियों को पढ़ा था उसी के समान है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का भी अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, और उसके लोकसभा सदन जो है वो ऐसा करता है। ठीक है, तो कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति किसके पास है, लोकसभा के पास। इसके अलावा संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, संविधान के संबंधित शक्ति भी लोकसभा के पास रहती है। इसके अलावा जो अंतिम रूप से शक्ति है वह है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। ठीक है, तो यह क्या है, शक्तियों के हमने नाम पढ़े हैं, इनके बारे में थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफली जान लेते हैं। विधायी शक्तियाँ जो है उसके अंतर्गत यह आएगा कि लोकसभा जो है वो किस प्रकार से संसद में राष्ट्रहित और जनता के हित हेतु कानून बनाने में किस प्रकार से सहायता करती है। इसके पास ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जिसमें यह कानूनों को बनाने का जो कार्य है उसमें सहायता कर सकती है। इसके अलावा वित्तीय शक्तियों के बारे में हमने संसद की शक्तियों में ही पढ़ा था कि जो जितना भी बजट है वो किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है, लोकसभा के द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तभी सारा आय या व्यय का कार्य किया जाता है जो वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है। उसके उपरांत कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति जो होती है वह लोकसभा के पास होती है। एक हिसाब से देखा जाए तो लोकसभा स्वयं ही क्या होती है, कार्यपालिका होती है, और उसका नियंत्रण जो है वह किया जाता है व्यवस्थापिका के द्वारा। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति जो है उसमें भी क्या है, संसद का अहम भाग रहता है, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था कि संविधान के कुछ ऐसे भाग हैं जिसमें क्या है, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो उस प्रकार से दोनों सदनों में सबसे प्रमुख सदन होने के कारण लोकसभा के पास यह अधिकार अवश्य मौजूद है। इसके अलावा निर्वाचक मंडल के रूप में भी जैसे कि हमने जाना था कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है उसमें लोकसभा का विशेष भाग रहता है। तो इन सभी को डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका जो चैप्टर होता है उसके नोट्स तैयार कीजिए आप और याद कीजिए। धन्यवाद।